नमस्कार दोस्तों, मैं हेमा वागरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोर्स एकेडमी पे स्वागत करती हूँ। आज हम एसएससी जीडी के 23 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे दिया क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत ही अच्छे क्वेश्चन से कर दिया है, जो कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे दिया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देखिए हम करते हैं क्वेश्चन पे। 36 माइनस 48 इंटू 7/16 माइनस, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं यहीं। 19 3 22 22 माइनस माइनस प्लस ये 24। ठीक है, 36 माइनस 16 तिया 48 3 सते 21। ठीक है, यहाँ पास 24 में से माइनस 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। 36 में माइनस करेंगे 21 तो हमारा 15 आ जाएगा। 15 में से 2 हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 17। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आप हो रहा है, ये आ गया। देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं, यहीं पास सॉल्व करते हैं। देखिए 13 चौको 44 4 दूनी 8 आ गया। 25 तिया 75 हुआ। अब यहीं जोड़ दीजिए इसे। 555 में से हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 563। 563 में से हम माइनस करेंगे 75 तो हमारा राइट आंसर मतलब क्या आ जाएगा 488। ठीक है, इसे माइनस कर दीजिएगा, आपका 488 आ जाएगा। चलते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यदि x अनुपाते y बराबर 7/2 है तो 7x प्लस 4y अनुपाते 7x माइनस 4y का मान कितना है। देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, x की वैल्यू क्या दी हुई है 7 और y की वैल्यू क्या दी हुई है 2। तो हम इसी का मान रख देंगे इस पे, जो भी हमसे सॉल्व करवा रहा है तो हम इस पे मान रख के सॉल्व कर लेंगे। यानी कि 7 गुणे 7 प्लस 4 गुणे 2 अनुपाते 7 गुणे 7 माइनस 4 गुणे 2 7 49। ठीक है, 4 दूनी 8 अनुपाते 7 49 माइनस 4 दूनी 8। 49 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 57। 57 अनुपाते 49 में से हम 8 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 41, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए प्रिया 25% का लाभ अर्जित करते हुए 35,000 में एक लैपटॉप बेचती है। यदि वह 30% का लाभ अर्जित करना चाहती थी तो उसे लैपटॉप किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। देखिए 35,000 रुपए का लैपटॉप क्या करती है, बेचती है खरीदती है, बेचती है। और लाभ कितने का अर्जित करती है, यानी कि ये 125 की वैल्यू है। ठीक है, यदि वे 30% का लाभ अर्जित करना चाहती, देखिए यदि वे 30% का लाभ अर्जित करना चाहती थी तो उसे लैपटॉप किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। यानी कि हमसे पूछ क्या रहा है 130, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं। 25 25 पंचे 125, 25 एकम 25, 25 छक्का 150, नहीं कितना बचेगा हमारा 10 बचेगा, तो 25 चाकू 100 1400 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। 5 दूनी 10 5 अठे 40, 13 अठे 104, हाँ 13 दूनी 26
13 दूनी 26, 26 10 36, और यही आपका, ठीक है। एक जीरो और है, एक जीरो और लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखते हैं, यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है और R2 5600 से 50% अधिक है, तो R1 का मान कितना है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। सबसे पहली बात हमारी होती है हम क्वेश्चन को समझें। जितना अच्छे से हम क्वेश्चन को समझ पाएंगे उतने अच्छे से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है, पहले तो R2 क्या बोला है, R2 क्या है हम देख लेते हैं। 5600 से 50% अधिक है, यानी कि 150 बटे, ठीक है। 25 चाको 100, 25 छक्का 150। अब 4 से हम डिवाइड करते हैं इसे, ये हमारा आ गया 14 छंग 84, ठीक है। कितना आ रहा है ये 8400, ये R2 आ रहा है हमारा, लेकिन हमसे R2 नहीं पूछा, R1 का मान कितना है। अब देखिए फिर अब हम पहली लाइन पे चलते हैं कि पहली लाइन पे क्या बोला था, कुछ ना कुछ तो हिंट दिया हुआ है ना वो, कि R1 हम कैसे निकाल सकते हैं, वही देख रहे हैं। यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है, दूसरी संख्या R2 से, यानी ये 13% कम बोला है ना, तो 13 100 में से 13 माइनस करेंगे, यानी कि 87, 87 बटे 100, हमें इसकी वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। और हम इसे अब ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि इसे इनटू मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमारा आंसर हो, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। समझ में आ रहा है मैंने कैसे किया? इसे मैं आप लोगों को फिर से एक बार समझा दे रही हूँ। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है और R2 5600 से 50% अधिक है। किससे अधिक है? 5600 से 50% अधिक है, यानी कि हम R2 की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो 5600 गुणे 50% अधिक है तो 150 हो जाएगा, 150 बटे 100। तो इसे हम डिवाइड करके R2 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि 8400 आ जाएगी। उसके बाद R1 निकालना है हमें, तो क्या R1 के लिए भी कुछ दिया है, एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% अधिक है। ये 13% अधिक नहीं बोल रहा, कम बोल रहा है, तो हम इसे करके और सॉल्व कर लेंगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 9600 रुपये है और इसका विक्रय मूल्य 6336 रुपये है, तो छूट प्रतिशत कितना है? देखिए 9600 में माइनस कर दीजिए, और ये हो गया अंकित मूल्य, नहीं ये विक्रय मूल्य हो गया, कितना दिया है 6336, ये हमारा मार्केट प्राइस हो गई और ये सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक है। हम देखते हैं, डिवाइड करते हैं हम, 10 में 6 गया 4 आ गया, फिर 9 में 3 गया 6 हो गया, फिर 5 में 3 गया 2, और फिर 9 में 6 गया, तो ये कितना आ गया 32। हमसे पूछा है प्रतिशत में कितना है, तो हम निकाल लेंगे कि प्रतिशत में ये कितना है। देखते हैं, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 4 अठे 32, 4 एक कम 4, 4 छंग 24, ठीक है। 4 छंग 24, 4 दूनी 8, फिर 4 चक्को 16, फिर हमारा क्या ये 6 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। 6 एक 18, 6 चाको 24, 34%। हमसे डायरेक्ट डिवाइड करते नहीं आ रहा है, तो हम
जैसे हमसे आ रहा हम वैसे कर लेंगे, जरूरी नहीं कि आप एक साथ ही काटिए, एक साथ ही डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि काट नहीं पाएंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। देखिए, जॉन ने एक बैंक खाते में $1200 जमा किए। कितने जमा किए हैं? 1200। 4 वर्षों के बाद उस खाते में कुल धनराशि $1400 है। कितनी हो गई है? 4 वर्षों के बाद कितनी हो गई है? $1400। उस धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर हमें ज्ञात करना है। देखिए, कोई धनराशि हमारी पहले थी 1200, 4 वर्षों के बाद, यानी कि 4 वर्षों के बाद वो हो गई है हमारी 1400। कितनी अधिक हुई है? 200। ये 200 हमारी क्यों बढ़ी? 200 बढ़ी है, आखिर इसमें हमें इंटरेस्ट मिला होगा तब बढ़ी होगी, ऐसे तो बढ़ेगी नहीं। देखते हैं हम। हमें निकालना क्या है? उस धनराशि पर दर निकालना है। तो हम 200 गुणे 100 बटे 1200 गुणे 4 कर देंगे, हमारा निकल आएगा। अब बोलेंगे मैम ये क्या कर दी हैं? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय कर दूंगी, तो हमारा क्या आ जाएगा? दर, जो कि आप लोग इसे सिंपल इंटरेस्ट में पढ़े होंगे। देखिए, हम इसे काट देते हैं। 4 पंचे 20, 0 कटेगा 4 से, हम 12 से ही डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। 50 बटे 12, 12 से डिवाइड करेंगे डायरेक्ट तो कितना? 12 चौक 48, बचेगा कितना? 2। 12 एकम 12, 12 एकम 12, फिर बचता है 8, 12 सते 84, यानी कि 4.16%, यानी कि ये आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। समझ में आया आप लोगों के? देखिए अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। एक निश्चित संख्या में से 10% घटाने पर, देखते जाइए क्वेश्चन में बोलता क्या है, क्या घटाने को बोल रहा है, क्या जोड़ने को बोल रहा है। जैसे जैसे बोलता जा रहा है हम वैसे वैसे करते जाएंगे। 10% घटाने पर और फिर शेष फल में से 70% घटाने पर शेष हमारा कितना बचता है? 1188। तो वह संख्या कितनी थी? देखिए 1188 कोई कुछ है हमारा जो शेष बचता है, यानी 10% घटाने के बाद। यानी कि बता दिए हम। देखिए 1188 शेष बचता है, 10% घटा दिए, हमारा शेष क्या है? 100 बटे 90, ठीक है। पर फिर 70% घटाने पर कितना हो रहा है? 70% घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा? अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 9 एक कम 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, फिर हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 चौको 12, 3 चौको 12, 4400 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या ये ऑप्शन पे है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी पे हमारा दिया हुआ है। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए मैं इसे एक बार फिर से समझा दे रही हूँ। एक निश्चित संख्या में से 10% घटाने पर 10% घटा रहा है और फिर शेष फल में से 70% घटाने पर 1188 शेष बचता है, तो वह संख्या कितनी थी? तो हमने क्या कर दिया, हमारा शेष जो बचा है हमें वो देखना है। ये हमारी शेष की वैल्यू है ना, इतना 10 हटा दिए हैं हम,
ये जितना बचा हुआ है यानी कि 100/90 गुणे 100/30 आंसर आ जाएगा। देखिए अगर हम इसे ऐसे करते x गुणे कितना घटाया है 90/100 में, हम ऐसे भी कर सकते हैं गुणे 30/100 बराबर 11/18 कर दी। इसी की तो वैल्यू बच रही थी ना, 10% घटाया ये 30%, फिर 70% हटा दिया तो ये बचा, यानी ये यही तो शेष बच रहा है, से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। मोहन 4,000 रुपए में एक पुराना मोबाइल खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च करता है। यदि वह मोबाइल को 5,000 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? कोई वस्तु उसने 4,000 में खरीदी, फिर उसमें उसने मरम्मत करवा दी, यानी कि 500 रुपए उसने और खर्च कर दिया, यानी कि वो 4,000 में तो वस्तु खरीद कर लाया था, उसके बाद उसमें कुछ खराबी दिख रही थी उसे, तो उसने क्या कर दिया, उसे मरम्मत करवाने में 500 फिर से लगा दिया, यानी कि अब उसकी कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4,500 रुपए। लेकिन यदि वह मोबाइल को 5,000 रुपए में बेचता है, यानी 4,500 रुपए उसकी खरीद पड़ गई, और वो बेचता कितने में है इसको 5,000 रुपए में, तब भी उसे अभी प्रॉफिट ही हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। भले वो 500 लगा दिया लेकिन प्रॉफिट ही ले रहा है। तो देखिए उसका लाभ प्रतिशत हम कैसे निकाल लेंगे, 500 का लाभ हो रहा है उसे, 500/4500, ठीक है, 5×45 11.11% आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए 9/4 और 21/10 और 63/20 का क्या निकालना है हमें, लघुत्तम समापवर्तक। अब आप लोग पढ़े होंगे एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पे, अगर हमें किसी वस्तु का एलसीएम निकालना है तो हम ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ लेंगे, और अगर हमें एचसीएफ निकालने को बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ लेंगे और नीचे वाली संख्याओं का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। हम इस पे करते हैं। देखिए जो भी नीचे संख्याएं दी हुई हैं उस पे देखेंगे जो सबसे बड़ी संख्या हो और वो इनको डिवाइड कर दे, मतलब इन सभी को, इन तीनों को डिवाइड कर दे। देखते कौन सी क्या हो जाएगी हमारी संख्या ऐसी, तो 2×5, इसको हम पहले फैक्टर में डिवाइड कर लेते हैं तो आप लोग समझ जाएंगे। तो ही हो सकता है, ये 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 ना 4 को तो डिवाइड ही नहीं करेगा, इसलिए हमारा एचसीएफ हो गया 2। अब हमें एलसीएम देखना है, 9, 21, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो 9, 21 और 63 को पूरी तरह से विभाजित कर दे, 9, 21 और 63 उसे पूरी तरह से विभाजित कर दें, वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम, यानी कि 63 हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी पे है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक, 25% अधिक। दुकानदार अपनी वस्तु को लाभ पर बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे सकता है? क्वेश्चन में बोल दिया है अधिकतम, अब समझिए इसे, अधिकतम क्या, कोई वस्तु 100 की थी, 25% उसने लाभ लिया, यानी कि 125 पर उसने नहीं अंकित किया है। 100 की थी वस्तु, उसने अंकित कितने कर दिया, 25% अधिक, यानी कि कितना, 125 अंकित कर दिया। अब देखिए छूट, अब देख, दुकानदार अपनी वस्तु को लाभ पर बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे सकता है, यानी वो अधिकतम 25 की ही छूट दे सकता है। इससे अगर ज्यादा की छूट दे दिया यानी कि उसे लॉस हो जाएगा। अब बोलेंगे आप, अगर वो 25 की दे रहा है तब भी तो उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा है,
प्रॉफिट नहीं हो रहा है बेटा, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका सीपी बराबर है, यानी कि उसे लॉस भी नहीं हो रहा है। जब लॉस भी नहीं हो रहा यानी कि वो फायदे पे ही है, कुछ भी नहीं, ना उसका लॉस हो रहा ना प्रॉफिट हो रहा, इतने में वो बेच सकता है। अब देखिए 25/125 गुणे 100, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, ये यानी कि 20% की छूट अधिकतम वो दे सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए छात्रों के एक समूह का औसत भार 44 kg है, हमने अंडरलाइन कर लिया उस पे। 40 kg भार वाला एक छात्र समूह छोड़ देता है और उसके स्थान पर 34 kg भार वाला दूसरा छात्र समूह में शामिल हो जाता है। ठीक है, यदि समूह का नया औसत भार 43.4 kg हो जाता है तो समूह में कितने छात्र। देखिए इतना पहली बात, आप लोग इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर घबराइएगा नहीं कि क्वेश्चन देखने में तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा दिख रहा है, हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन से डरिए मत, कभी क्वेश्चन से डरा मत करिए कि नहीं ऐसा क्वेश्चन है क्या होगा, हम सॉल्व करते हैं, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है हम वैसे करते जा रहे हैं, आ जाएगा, देखते हैं, क्योंकि हमने पढ़ रखी है मैथ, आएगा क्यों नहीं। छात्रों के एक समूह का औसत भार कितना है, पहले था 44, ठीक है, 40 kg भार वाला एक छात्र समूह 40 kg भार वाला एक व्यक्ति समूह छोड़ देता है, छोड़ा यानी कि 4 ये अपना क्या करके गया है, छोड़ कर गया है, ठीक है, के बाद और उसके स्थान पर 34 kg वाला दूसरा छात्र समूह में शामिल हो जाता है, यही सब आके बर्बाद कर देता है। 34 वाला आता है यानी कि कहीं ना कहीं ये 10 का लॉस कर देता है, यानी 10 उसके अंक 34 kg यानी कि 10 किलो कहीं ना कहीं कम वेट का रहता है। अब देखते हैं, हम आगे देखते हैं। यदि समूह का नया औसत भार 43.4 हो जाता है तो समूह में कितने छात्र हैं। अब देखिए पहले 44 था, अब कितना हो गया 43.4 हो गया, यानी कि कितना कम हो गया 0.6 वो केजी भार इसका कम हो गया है। अब इस पे देखते हैं 10 kg पहले से था और ये पहले ये छोड़ के गया था, लेकिन ये आया तो उसमें माइनस कर दिया, यानी कि ओवरऑल उसे ये 6 kg उसका वो वजन जो है कम है। अब देखते हैं हम क्या दे रहा है हमारा क्वेश्चन पे। देखिए ये जो 1 पे हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, 6 की वजह से हो रहा है, ठीक है, इसीलिए हम कर देंगे। देखिए ये जो क्या दिया हुआ है इसमें 0.6 की ये जो हमें कमी दिख रही है किस वजह से, ये 1 की वजह से ही ना हो रहा है, 1 की वजह से तो ये कम दिख रहा है हमें यहाँ पास कि कम हो रहा है, तो हमें निकालना क्या है वो 6, यानी 1/0.6 × 6 यानी कि 10। अब देखिए तो समूह में कितने छात्र थे, ये 10। अब इसमें तो हमारा आंसर यही हो जाएगा क्योंकि एक ही गया था और एक आ गया था, क्योंकि ये जो हमारा निकल के आता है ना इससे, ये हमारा लास्ट का यानी कि अभी कितने छात्र हैं वो दिया होता है, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं जा रही, लेकिन ध्यान रखना है उसमें जब हमें क्वेश्चन पे 2 व्यक्ति जाते हैं, मतलब 3 व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं, 2 व्यक्ति आ जाते हैं, उसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि फिर हमें उसमें एक गया था उसमें हमें 1 प्लस करना पड़ेगा, लेकिन इसमें तो फिलहाल हमें कुछ नहीं करना है, हमारा यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। M1 अकेले एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है और M2 अकेले उसी काम को 70 दिनों में पूरा कर सकता है। M3 की सहायता से वो उसी काम को 7 दिनों में पूरा करते हैं। M3 अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता। अब देखिए क्वेश्चन को, देखिए कुछ ना करते हुए भी अगर जो आप ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं तो आपका 70 LCM हो जाएगा। के बाद देखिए
70, 14 पंचे 70 हो गया, 5 उसकी हो गई, फिर क्या दिया हुआ है 70 दिनों में करता है, यानी 1 इसकी हो गई, और फिर 7 हम 7 यानी 6 चला गया, 4 बचा। ये 4 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, इसमें हमारा अपने आप डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा। 4 एकम 4, 3 बचा, 4 शते 28, 4 पंचे 20, ये हमारा आंसर आ गया। हमें बाकी हम कुछ किए ही नहीं, डायरेक्ट हमें पता था कि हम इससे निकाल सकते हैं, तो हम निकाल के आंसर ला दिए। लेकिन हम आप लोगों को पूरा सॉल्व करवा रही हूँ। देखिए M1 कितने दिनों में काम खत्म करता है, 14 दिनों में, और M2 कितने दिनों में करता है काम को, 70 दिनों में। M3 की सहायता से वे उसी काम को 7 दिनों में पूरा करते हैं, यानी कि M1 प्लस M2 प्लस M3 ये तीनों मिलकर, यानी ये दोनों तो कर रहे थे, M3 भी उनके साथ में सहायता कर देता है। अगर वो सहायता करता है तो पूरा काम उनका कितने दिनों में पूरा हो जाता है, 7 दिनों में। 7 दिनों पूरे। अब हम इनका एलसीएम लेंगे और सभी की हम कार्य क्षमता निकाल लेंगे कि किसकी क्या कार्य क्षमता है, यानी कि 70 एलसीएम हो जाएगा, 14 पंचे 70, ये 70 एकम 70, 7 दहम, यानी M1 की कार्य क्षमता 5 है, M2 की 1 है, और M1, M2 और M3 की कार्य क्षमता 10 है। इन तीनों की 10 है, तो इन दोनों की कितनी हो रही है टोटल, 5 एक 6, यानी कि 6 माइनस कर देंगे 10 में से, तो 4 जो कैपेसिटी बचेगी वो किसकी आ जाएगी, M3 की, और 4 कैपेसिटी किसकी हो जाएगी, M3 की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 4। बस हमें ये मिल गया ना, बस यही तो चाहिए था। अब हमें M से अकेले काम करवाना है, ये टोटल काम ये था, और इसी की कार्य क्षमता से हम काम करवा दे रहे हैं, ये हमारा आंसर आ गया। चाहे ऐसे करिए चाहे वैसे करिए, सब में वही आता है। बस ये है इसमें आप लोग स्टेप इतने बड़े चौड़े कर देते हैं, लंबे चौड़े कर देते हैं कि आपका टाइम यहीं पास खत्म हो जाता है। इसलिए हम समय अपना ना, हमारा समय खराब ना हो, इसलिए हम शॉर्टकट कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 15 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक शंकु में ढाला जाता है। शंकु की ऊंचाई कितनी है? देखिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा बोल क्या रहा है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाता है, यानी कि 4/3 पाई r, और फिर पिघलाकर करता क्या है, 15 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक शंकु में ढाला जाता है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी कि शंकु का हम 1/3 पाई r स्क्वायर, ये शंकु के आयतन का हमने फार्मूला लगा दिया, दोनों के आयतन क्या हो जाएंगे, बराबर। अब देखिए 3 से 3, पाई से पाई गायब हो जाएगा, 4 गुणे 15 इंटू 15 इंटू 15 बराबर। देखिए इसमें ये 15 सेंटीमीटर आधार व्यास वाली, यानी कि 15, ये त्रिज्या नहीं ये व्यास है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 15/2 गुणे 15/2 गुणे ऊंचाई ज्ञात करनी है, रहाएगा 15 15, इससे ये कट जाएगा, 15 चक्को 60, ये 2 दूनी 4, ये 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 छंग 24, 240 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 240 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। क्योंकि अभी हमारा एक क्वेश्चन बीच पे छूट गया था, उसे हम देख लेते हैं पहले। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा छूटा था, ये क्वेश्चन छूट गया था। देखिए 28 संख्याओं का औसत 110 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में एक संख्या b जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, b, तो औसत 128 हो जाता है। b का मान कितना है? देखिए 28 संख्याओं का औसत 110 दिया हुआ है, हमें इसमें क्या जोड़ना हमें नहीं पता, लेकिन उनका टोटल ओवरऑल कितना हो जाता है, 128। अब हमें इसमें क्या ऐड कर दें कि 128, यानी कि 18। इसकी पूरा कॉन्सेप्ट होता है, उसको करेंगे। टाइम, हमें टाइम देख के चलना है, इसलिए हम
शॉर्टकट ही कर लेते हैं, यानी कि 18 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 128 में 110 माइनस कर देंगे तो हमारा 18 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजी इजी से क्वेश्चन दिए हुए हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। ये भी हो गया है। चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 16, इसको देखते हैं। यक्स बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। 4 दूनी 8 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 हो गया। 3 गुणे, क्या है ये, क्या क्या है क्वेश्चन पे, 3 गुणे -1 का चतुर्थ, यक्स -1 यानी 3 दूनी 6 माइनस -1 यानी कि ये हो गया 5, ठीक है। अब हमने चतुर्थ समानुपात निकाला, मतलब चतुर्थ चौथी संख्या निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, यानी बी गुणे सी बराबर ए। सब क्या करना, हमें सब करना ही नहीं है, यानी कि 30/8, और यही हमारा, ऐसे नहीं, 2 चाको 8, यानी कि 15/4 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो रेलगाड़ियां, एक 390 मीटर और दूसरी 250 मीटर लंबी समानांतर पटरियों पर क्रमशः 78 किलोमीटर प्रति घंटे और 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखते हैं हम। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई दी हुई है, कितनी दी है, 390 एक की दी हुई है, और एक की कितनी दी हुई है, 250 बटे दूरी बटे चाल करते हैं तो हमारा समय आ जाता है। देखिए चाल कितना दिया हुआ है, 78 और 66, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, यानी कि दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अगर वो बोल देता कि समान दिशा में चल रही हैं तो चालें दोनों की आपस में क्या हो जाती, माइनस हो जाती। तो हम इसे ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 6 14 की 4 हासिल 1, और 7 6 कितना हो जाएगा, 13 1 14, यानी कि 144। देखिए हम इसे अभी, ये हमारा क्या आता है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन ऊपर हमारा मीटर पे है, नीचे हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है, यानी कि हमें इसे मीटर प्रति सेकंड पे बदलना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेंगे, 144 गुणे 5/18, यानी कि 18 8 144, 8 पंचे 40, ये आपका मीटर प्रति सेकंड में बदल गया, ठीक है। अब देखते हैं, हम इसे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 9 5 14 की 4 हासिल 1, 3 2 5 1, क्या गया, 4 1 कम 4 4 6 24, और यानी कि 16 सेकंड में वो क्या कर देगा, एक दूसरे को वो पार कर लेंगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्या आ गया, तरह भी हो गया है। 18 क्वेश्चन कहाँ के, हम ये देखते हैं, शायद आगे हो। ये हमारा, ये आ गया क्वेश्चन, देखिए पी एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। 4 दिनों में पी द्वारा कुल काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है। कोई एक काम को कितने दिनों में पूरा करता है, 14 दिनों में पूरा करता है। तो 4 4 दिनों में पी द्वारा कुल काम का कितना भाग पूरा किया जाएगा, यानी कि 1/14 गुणे 2 4 तो 7 14, यानी कि 2/7, 2/7 काम वो पूरा कर लेगा, यानी कि 7 का 2 भाग काम, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर ये
एक व्यक्ति ने 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15,000 रुपये ऋण पर लिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 1 वर्ष के बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि कितनी है? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है हमारा। एक व्यक्ति ने 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15,000 रुपये ऋण दिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाती है, अर्धवार्षिक हो गई क्षमा, यानी कि इसमें हमारा क्या होता है, जो ये दर होती है हमारी वो आधी हो जाती है और समय दुगना हो जाता है। यानी 1 वर्ष है अगर का दुगना कर देंगे, यानी कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करते हैं। अब देखिए 2 वर्ष में हमने आपको बताया था चक्रवृद्धि ब्याज में करते हैं ये रेशियो वाले से, इससे करेंगे हम। यानी कि 15,000 रुपये पर हम 30% यानी 30% का आधा क्या हो जाएगा 15%, यानी कि हम इसका 15% निकाल लेंगे। ये 100, ये 225 क्या आ गया, से हम इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसका 15% निकाल लेंगे। कितना आता है देखते हैं। 15 पना 75, 15 दूनी 30, 7 37, 15 दूनी 30, 3 33। ठीक है, और ये दशमलव लग जाएगा क्योंकि नीचे एक 0 था। ये 337.5 पूछा, धनराशि पूछा है, ये हमारा ब्याज हो जाएगा। पहले तो हम टोटल ब्याज निकाल लेते कितनी है। 7 5 12, 12 की 2 हासिल 1 बचती है हमारी। 3 2 5 1 6, फिर 3 2 5, ये 5 है, पॉइंट में भी 5 है। ठीक है, हमने ये गलत कर दिया है। पहले तो हमें मल्टीप्लाई करवाना है। 2 पंचे 10 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5 और ये 4। ये आ गया और फिर इसमें हमको ये ऐड कर देना है। देखते हैं। फिर 5 3 8 4। अब 15,000 में हमें ये ऐड कर देना है। 15,000 प्लस 4,837.5 यानी कि 19,837.5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया है या मैं इसे एक बार फिर से समझा दूं। देखिए 15,000 रुपये धनराशि थी, उसमें हमने 30% बोला था, हमने दर को आधी कर लिया यानी कि 15% उसने ब्याज दिया। 15% ब्याज, 15,000 का 15% निकाले हम तो 2250 आया। 2250 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा 4500 आ गया। उसके बाद 2250 का हमने 15% फिर से निकाल लिया, 15% निकाले तो हमारा आ गया 337.5। 337.5 का 1 से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद ये 4500 और 337.5 को ऐड किए तो हमारी ये आ गया क्या, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 2 वर्ष का, यानी कितना 4837.5। अब ये जो हमारी ब्याज आई हुई है इसे हम मूलधन पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन ही तो पूछा था कि मतलब 1 वर्ष बाद भुगतान की जाने वाली राशि, यानी 1 वर्ष के बाद वो टोटल कितनी राशि, यानी कि ब्याज जोड़कर वो कितनी राशि टोटल चुकाएगा, यानी कि कितनी चुकाएगा वो 19,837.5 रुपए वो उसे लौटाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का बचा हुआ है, उसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। 70 वर्ग मीटर और 84 वर्ग मीटर और 112 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले 3 आयताकार मैदानों को समान आयताकार फूलों की क्यारियों में
क्यारियों में बांटा जाना है, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 7 मीटर है। प्रत्येक फूलों की क्यारी की चौड़ाई ज्ञात करना है। ये हमारा दिख रहा है, देखने पे आयताकार ये सब दिख रहा, तो लग रहा है जैसे हमारे एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन ये हमारा एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का सवाल है। ठीक है, इसे हम देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए 70 मीटर और दूसरे वाले का दिया है 84 मीटर, क्षेत्रफल दिए हुए हैं ये। ठीक है, और इसका क्या दिया, तीसरे वाले का क्या दिया हुआ है, 112 मीटर प्रति स्क्वायर। क्षेत्रफल दिया है और लंबाई दी है। लंबाई से हम अगर भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, चौड़ाई ही तो आ जाएगी, आ जाएगी चौड़ाई। क्यों, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई से भाग देंगे अगर क्षेत्रफल में उसके, तो हमारी बच जाएगी क्या, ओनली चौड़ाई बच जाएगी। ये आ गया क्या 70, ये 14 हो गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और ये 7 एकम 7, 6 42। ठीक है, अब बोला है प्रत्येक फूलों की क्यारियों में चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि जो सभी में समान हो वही तो चौड़ाई, यानी कि प्रत्येक फूलों की क्यारी, यानी कि क्यारियां हमें जिसमें से जो एकदम समान आ जाए और वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो। 2 2 पंचे 10, इसे हम इसके फैक्टर लेते हैं अगर, तो कितना आता है 2 छक्का 12, यानी के बाद 4 चक्कों, यानी कि सब में अगर देखा जाए तो क्या कॉमन आ रहा है 2। ठीक है, और यही 2 मीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि चौड़ाई आ जाएगी कितनी 2। आज की सीरीज के हमने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ हम ये आज की क्लास समाप्त करते हैं और कल नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं। तो धन्यवाद।